हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। मेरा नाम राधिका है। ये घटना मेरी शादी से 2 साल पहले मेरे ही साथ घटी थी। उस समय मेरी उम्र 22 साल की थी। मेरी छत पर एक कमरा है। कमरे के सामने खुली छत है। मुझे याद है कि अगले दिन सुबह मेरा साइंस का एग्ज़ाम था, इसीलिए मैंने पूरी रात जागकर पढ़ने का प्लान बनाया था। सर्दी का मौसम था, इसीलिए मैंने मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था। खाना खाने के बाद मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। जब आधी रात हुई तब मैंने सुना कि पड़ोस के घर की छत से बिल्ली के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने घड़ी में टाइम देखा। उस समय रात के 2 बज रहे थे। मैंने उसको नज़रअंदाज कर दिया और फिर दोबारा पढ़ने लगी। फिर मैंने सुना कि वो बिल्ली के रोने की आवाज़ अब मेरे ही घर की छत से आने लगी। मैंने उस आवाज़ को फिर से नज़रअंदाज किया और दोबारा अपना ध्यान पढ़ाई में लगाया। कुछ देर बाद मैंने कुछ अजीब सी आवाज़ सुनी। मैंने सुना कि अब बिल्ली के रोने की आवाज़ के साथ एक और आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत हंस रही है। फिर भी मैंने उन आवाज़ों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अब उस औरत के हंसने की आवाज़ और भी तेज़ हो गई थी। और डराने वाली बात ये थी कि उस औरत की आवाज़ मेरी छत से ही आ रही थी। आसान शब्दों में कहूँ तो वो औरत के हंसने की आवाज़ मेरे कमरे के सामने से ही आ रही थी, लेकिन वो आवाज़ कुछ दूर थी। फिर थोड़ी ही देर में वो आवाज़ और तेज़ हो गई। अब बिल्ली के रोने की आवाज़ आना बंद हो गई, लेकिन औरत के हंसने की आवाज़ धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ने लगी। उस समय मेरी हालत क्या हुई मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। वो आवाज़ मेरे कमरे के पास आकर फिर से दूर चले गई। कुछ देर बाद उस औरत की आवाज़ आना एकदम से बंद हो गई। जब वो आवाज़ बंद हो गई और सब कुछ शांत हो गया, तभी मुझे कुछ शांति मिली। मानो अभी मुझे कुछ आराम मिला ही था कि मैंने सुना कोई है जो छत पर इधर उधर भाग रहा है। अब मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया और मैं कंबल ओढ़कर बिस्तर पर लेट गई। फिर कुछ देर बाद इधर उधर भागने की आवाज़ आना भी बंद हो गई। मैं डर की वजह से कांपने लगी। इतनी सर्दी में भी मेरा पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ था। कुछ देर बाद मैंने सुना कि किसी ने मेरे कमरे के दरवाजे को धक्का लगाया और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक था, इसीलिए खुला नहीं। फिर दूसरी बार दरवाज़ा हिलने लगा। ऐसा लगा जैसे बाहर जो भी है वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आना चाहता है। फिर तीसरी बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिर से दरवाज़ा हिलने लगा। मैं डरी सहमी हुई बिना कुछ बोले लेटी रही और भगवान से प्रार्थना करने लगी। फिर ऐसे ही लेटे हुए मुझे नींद आ गई। अगली सुबह मैंने अपने परिवार से बात की, लेकिन सबने मना कर दिया। किसी ने भी उस औरत की आवाज़ नहीं सुनी। आज भी वो घटना मुझे याद आती है, तब मेरी नींद उड़ जाती है। तो दोस्तों, ये थी राधिका की कहानी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। मेरा नाम अजय है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। जो घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ वो घटना मेरे साथ 2011 में घटी थी। उस समय मेरी उम्र 20 साल की थी। मुझे आज भी याद है, उस समय नवंबर का महीना चल रहा था। उस रात को किसी वजह से मेरे मम्मी पापा पता नहीं क्यों आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लगे। मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए मैं घर से बाहर निकल गया और गांव के स्कूल के पास जाकर बैठ गया। और वो रात पूरा चांद निकला हुआ था। चांद की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी और पूरे गांव में
सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों तरफ से कुत्तों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। चारों तरफ ठंडी हवाएं चलने लगी। इन हवाओं की वजह से सारे पेड़ समुद्र की लहरों की तरह इधर उधर लहराने लगे। सच बताऊं तो उन कुत्तों का रोना मेरे लिए अपशकुन साबित होने वाला था, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और ही था, इसीलिए मैंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैंने मेरी जेब में हाथ लगाया तो पता चला कि मेरा मोबाइल घर पर ही छूट गया था। निराश होकर मैंने फैसला किया कि अब मैं अपने ताऊजी के घर पर जाऊंगा और वहीं पर सो जाऊंगा। मेरे ताऊजी का घर पास के गांव में था। उनका घर मेरे गांव से 2 किलोमीटर दूर था, इसीलिए मैं पैदल ही उस गांव की तरफ चलने लगा। उस गांव में जाने वाला रास्ता कच्चा था। उस रास्ते पर सड़क नहीं बनी हुई थी। जब मैं मेन रोड से उस कच्चे रास्ते पर पहुंचा तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खेत ही खेत दिखाई दे रहे थे। जब मैं आगे बढ़ा तो देखा कि चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई भी इंसान या जानवर नज़र नहीं आ रहा था। उस समय सिर्फ और सिर्फ मैं वहाँ अकेला ही था। बहुत ही डरावना मंजर था, लेकिन गुस्सा इतना था कि मैंने इन सभी बातों पर गौर नहीं किया और अपने रास्ते पर चलने लगा। लगभग 1 किलोमीटर दूर जाने पर मुझे आसपास के खेतों में कुछ अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। मैंने सुना कि कुछ लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। आवाज़ कुछ दूर से आ रही थी, इसीलिए मैं समझ नहीं पाया कि वो लोग क्या बात कर रहे थे। उसके बाद एक और आवाज़ ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। ऐसा लगा जैसे कोई इंसान खेत के अंदर चल रहा है और धीरे धीरे कुछ बोल रहा था। सच बताऊं तो मुझे भी घबराहट होने लगी और अफसोस भी हुआ कि मुझे अकेले यहाँ नहीं आना चाहिए था। ऐसा लगा जैसे मेरे साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। इसीलिए अब मैं चौकन्ना हो गया और वहीं पर रुक गया। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई भी नज़र नहीं आया। मन में ख्याल आया कि वापस अपने घर पर चला जाऊं, क्योंकि मुझे कुछ अनहोनी का एहसास होने लगा था। जब मैं विचार कर रहा था तब एक छोटा सा पत्थर आकर मेरे सर पर लगा। पत्थर लगते ही मैं बहुत ज़्यादा ही डर गया और बोला, कौन है? किसने मुझे पत्थर मारा? लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया और खेतों में फिर से हलचल शुरू हो गई। वो खेतों की फसलों के बीच में इधर उधर कोई भाग रहा था, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। अब मेरा कलेजा मुंह को आ चुका था। डर की वजह से मेरा गला भी सूख गया था और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अब मुझे मम्मी पापा की याद आने लगी। काश मैं उनके हाथ ही मार खाकर सो लेता तो अच्छा होता, तो आज मेरी हालत भी नहीं होती। मैं रोते हुए मम्मी पापा को पुकारने लगा, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वहाँ से ज़रा भी हिल सकूं। पूरा शरीर मानो एकदम जम सा गया था। उसके बाद मेरी नज़र सामने रास्ते पर गई। मैंने देखा कि रास्ते पर एक काला साया खड़ा है। लगभग 10 फीट लंबा होगा शायद, और काफ़ी ज़्यादा चौड़ा भी था। चांद की रोशनी में वो काला साया साफ साफ दिखाई दे रहा था। फिर मुझे एहसास हुआ कि आज की रात शायद मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात है। उसके बाद मैंने देखा कि खेत के अंदर से एक और काला साया निकलकर बाहर आ गया। फिर तीसरा भी बाहर आ गया और धीरे धीरे तीनों मेरी तरफ बढ़ने लगे। 40 फीट जितना दूर आकर तीनों खड़े हो गए। फिर मेरी नज़र उनकी खून जैसी लाल आंखों पर गई। उनकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। फिर उन तीनों ने मेरी तरफ देखकर जानवरों की तरह गुर्राना शुरू कर दिया। उनकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ। मैंने भगवान का नाम लिया और पीछे मुड़कर सीधा अपने घर की तरफ दौड़ लगाई। चांदनी रात थी, इसीलिए रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर जी जान से वहाँ से भागना शुरू किया। मुझे लगा शायद तीनों भूत मेरे पीछे नहीं आएंगे, लेकिन मैं गलत था। कुछ दूर जाने पर मुझे अपने पीछे से उन तीनों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैं सच बता रहा हूँ, तीनों भूत
मेरे पीछे ही भाग रहे थे। मुझे कुछ भी होश नहीं था कि मैं किस दिशा में भाग रहा हूँ। मुझे अपनी जान बचानी थी, इसीलिए मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भाग रहा था। भागते भागते मन में भगवान को याद करते हुए प्रार्थना करने लगा। कुछ ही देर में मुझे मेन रोड से ट्यूबलाइट की रोशनी नज़र आने लगी। जैसे ही मेन रोड पर आया, उन भूतों की आवाज़ आना एकदम से बंद हो गई। फिर भी बिना रुके मैं अपनी घर की तरफ भागने लगा और फिर कुछ ही देर में मेरा घर दिखाई दिया। जैसे ही घर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरा बड़ा भाई वहीं पर खड़ा था। मैं भाई के पास जाकर एकदम से बेहोश होकर गिर गया। जब मुझे होश आया तब सुबह हो चुकी थी और मैं अपने कमरे में पलंग पर लेटा हुआ था। मम्मी और छोटी बहन दोनों रो रही थी। इसके आगे की घटना कुछ दिनों बाद इसी चैनल पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, ये थी अजय जी की कहानी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। हमारी अगली कहानी सादिक भाई ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सादिक है। मैं राजस्थान में रहता हूँ। आज जो मैं घटना बताना चाहता हूँ वो मेरे एक दोस्त के साथ घटी थी। ये घटना सन 2013 की है। उसका नाम साजिद है। साजिद दूसरे शहर में रहता है जो मेरे शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। साजिद ने बताया कि वो दिसंबर का महीना चल रहा था। उस रात को साजिद किसी काम से दूसरे शहर गया हुआ था। जिस काम के लिए साजिद वहाँ गया था उसको पूरा होने में रात के 11 बज गए थे। तब तक साजिद बस में बैठा और अपने शहर आया तो शहर आने में उसे रात हो चुकी थी। साजिद ने बताया कि उस बस ने उसे हाईवे रोड पर ही उतार दिया था क्योंकि उस बस का स्टॉप उसके शहर में था ही नहीं। एक बात और, साजिद अकेला ही पैसेंजर था जो वहाँ पर उतर चुका था। साजिद ने बताया कि जब वो हाईवे पर उतरा उस समय वहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन कोई भी रिक्शा नहीं मिल रही थी। इसके अलावा ठंड भी कुछ ज़्यादा थी, इसीलिए उसने फैसला किया कि अब वो पैदल ही अपने घर चला जाएगा। अब साजिद पैदल ही घर के लिए रवाना हो चुका था। जब उस रोड पर वो पहुंचा जहां से शहर के अंदर जाने का रास्ता शुरू होता था, वो सड़क बहुत ही सुनसान नज़र आ रही थी। वहां पर कोई भी इंसान या जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। साजिद ने बताया कि जब वो सुनसान सड़क पर आगे बढ़ता जा रहा था तब आगे एक चौराहा आया जहां से एक रास्ता उसके घर की तरफ जाता था। वो चौराहा सुनसान नज़र आ रहा था। वहाँ पर भी कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लगा जैसा किसी ने साजिद का नाम लेकर उसे पुकारा है। ऐसा साजिद के साथ पहली बार हुआ था, इसीलिए वो थोड़ा घबरा गया। फिर वो तेज़ी से अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। उस सुनसान सड़क पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा था। अब साजिद का डर 2 गुना बढ़ गया था। साजिद ने बताया कि वो इतना डर गया था कि उसे लगा शायद ये रात उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात है, लेकिन खुद को संभालते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर साजिद ने देखा कि उस रोड पर बहुत सारी गाय बैठी हुई थी। अब उसकी जान में जान आई, क्योंकि इतना डरने के बाद अगर कोई जानवर भी दिख जाए तो थोड़ा सा डर कम हो जाता है। ऐसे ही साजिद के साथ भी हुआ। जहाँ पर बहुत सारी गाय बैठी हुई थी वहीं से एक रास्ता और शुरू होता था जो उसके घर वाली गली के पास जाकर ख़त्म होता था। अब साजिद दूसरी सड़क पर आ गया और आगे बढ़ने लगा। उस रास्ते पर दोनों तरफ घर बने हुए थे, इस वजह से उसका थोड़ा सा डर कम हो गया था। फिर भी साजिद बहुत तेज़ रफ्तार से चलने लगा। लगभग 100 कदम चलने के बाद उसने उन सभी गाय की आवाज़ सुनी। उसने पीछे देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि सभी पशु किसी चीज़ से डरकर भाग रहे थे और उसकी तरफ ही आ रहे थे। उसने बताया कि लगभग 20-25 गाय होगी और वो सभी बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। इसी के साथ साथ वो ये भी बता रहा था कि वो सभी गाय उसी की तरफ भाग कर आ रही थी। उन जानवरों से बचने के लिए साजिद ने भी दौड़ लगाई, क्योंकि वो पहले से ही डरा हुआ था।
उस गली में दौड़ते हुए सारे जानवर उसके पास ही आने वाले थे कि उसने देखा कि एक खाली प्लॉट उसी रास्ते पर था। वो उस प्लॉट में चला गया क्योंकि उस प्लॉट का गेट खुला हुआ था। फिर उसने देखा कि सभी पशु सड़क पर भागते हुए आगे चले गए। उसके बाद साजिद ने देखा कि उस गली की सभी रोड की लाइट अपने आप बंद हो गई और पूरी गली में अंधेरा छा गया। अंधेरा होते ही उसकी हालत भीगी बिल्ली जैसी हो गई थी, क्योंकि उसने सुना कि जिस तरफ से पशु भागकर आए थे उसी तरफ से पायलों की आवाज़ भी आ रही थी। उसने ये भी सुना कि वो पायल की आवाज़ उसी तरफ आ रही थी। उस आवाज़ को सुनकर साजिद का डर और बढ़ गया। धीरे धीरे वो पायल की आवाज़ उस प्लॉट के गेट के पास आकर रुक गई। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस वजह से साजिद डरा हुआ था। फिर अचानक गली की सारी ट्यूबलाइट अपने आप चालू हो गई। उसने देखा कि प्लॉट के गेट के सामने सड़क पर एक औरत खड़ी थी जिसने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे। उस औरत ने घूंघट भी डाल रखा था और वो औरत साजिद को ही देखे जा रही थी। अब उसके पैर वहीं पर जम गए थे। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस दरवाजे से अब वो बाहर कैसे निकले। उसके बाद वो औरत जो साजिद को देख रही थी, पता नहीं अपने आप कैसे अचानक से गायब हो गई। गायब होते ही साजिद समझ गया कि ये कोई चुड़ैल है। साजिद ने बताया कि कुछ देर रुकने के बाद उसे हिम्मत आई और वो प्लॉट के बाहर आया। बाहर आते ही उसने अपने घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। कुछ दूर जाने के बाद साजिद ने एक पेड़ के पास उसी चुड़ैल को देखा। उसको नज़रअंदाज करते हुए साजिद दूसरी गली में भाग गया। कुछ ही देर में साजिद का घर भी आ गया। घर पहुंचते ही वो दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। उस समय साजिद की मम्मी जाग रही थी। वो साजिद का इंतज़ार ही कर रही थी। इस वजह से उसकी मम्मी ने फ़ौरन ही दरवाज़ा खोल दिया। फिर उसने बताया कि घर में अंदर जाने से पहले उसने एक बार सड़क पर देखा। सड़क पर देखते ही उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि वही चुड़ैल घर के सामने वाली सड़क पर खड़ी थी। उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और अपनी मम्मी को घर के अंदर लेकर चला गया। फिर उसने अपनी मम्मी को ये सारी घटना बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ। इस हड़बड़ी के माहौल में घर में जो दूसरे सदस्य थे वो भी जाग चुके थे। उसके पापा को जब ये बात पता चली तो उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। बाहर देखते ही साजिद के पापा भी डर गए। उन्होंने भी उस चुड़ैल को देखा। इसके बाद साजिद बताता है कि इस डरावनी घटना के बाद मेरा पूरा घर उस रात में 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया। तो दोस्तों, ये थी साजिद की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी नारायण जी की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम नारायण है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये 1997 की है। उस समय मेरे पिताजी बताते हैं कि वो किसी काम से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और उसी परेशानी में आकर वो एक डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे। इसीलिए रात के समय जब उन्हें नींद नहीं आती थी तो वो दारू की बोतल लेकर हमारे गांव का जो घर था उसकी ही छत पर जाकर बैठ जाते थे। लगभग ऐसा 10-15 दिन तक चलता रहा। फिर एक दिन की बात है जब पिताजी छत पर बैठे हुए थे अकेले, तभी उन्होंने ये देखा कि दूर से कोई चलता हुआ उनकी ओर आ रहा है। अंधेरे की वजह से बिल्कुल उसकी शक्ल साफ देख पाना मुश्किल था, लेकिन हाँ, इतना समझ में आ गया था कि कोई तो है। फिर पिताजी ने देखा कि वो नज़दीक आते आते धुंधला धुंधला सा दिखने लगा और उसके बाद पता नहीं कहीं गायब हो गया। मेरे पिताजी को लगा कि शायद नशे में मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई दे रहा है, परंतु अगले ही 5 या 10 मिनट के बाद दोबारा उन्हें वैसा ही कुछ दिखाई दिया और फिर ऐसा ही उनके साथ उसी रात में लगभग 4 से 5 बार हुआ। मेरे पिताजी ये बात देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्या देख रहे हैं। इसीलिए उन्होंने दारू की बोतल उठाई और चुपचाप नीचे कमरे में आकर मेरी मम्मी के पास जाकर सो गए। अगले दिन पिताजी वही काम के टेंशन में थे।
रात हुई तो इस बार भी वो दारू की बोतल लेकर छत पर चले गए। लेकिन पिछली रात उनके साथ क्या हुआ था वो उन्हें इस रात बराबर याद नहीं था, क्योंकि टेंशन इतना था इसीलिए वो भूल चुके थे। इस बार जब वो छत पर गए तो शुरू में तो दारू पीने लगे और कुछ दारू पी लेने के बाद उन्होंने दोबारा एक वैसे ही आदमी को सामने से आते हुए देखा। वो आदमी फिर से मेरे पिताजी के करीब आता और उसके बाद दूर चला जाता या फिर मानो गायब हो जाता। पिताजी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए उन्होंने छत पर ही खड़े होकर चिल्लाया, कौन है वहाँ? तुम कौन हो? क्यों परेशान कर रहे हो? लेकिन इस पर किसी का कोई जवाब नहीं आया। पिताजी को लगा कि शायद ये कोई गांव का ही लड़का होगा। लेकिन मेरे पिताजी के ये चिल्लाने के बाद वो मानो एकदम से हवा पर बैठकर छत पर आ गया था और पिताजी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसका शरीर बिल्कुल काला रंग का था और शरीर में से मानो धुआं निकल रहा था, जैसा कि जलता कोयला वहाँ पर किसी ने रख दिया हो। यही नहीं, इसके बाद हमारी छत की जो दीवार थी उसके ऊपर एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। वो मेरे पिताजी के पिताजी की और उनकी माताजी की फ़ोटो थी। वो जैसे ही छत पर आया वो बड़ी सी फ़ोटो फ्रेम दीवार पर से नीचे गिर गई। लेकिन एक अजीब बात ये थी, नीचे गिरने के बाद भी वो फ्रेम खड़ी हुई थी। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसा किसी ने उसको पकड़ कर रखा है और उसे गिरने नहीं दे रहा। पिताजी ये देखकर और ज़्यादा घबरा गए। वो भागते हुए नीचे आने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसी वक्त उनका सीढ़ियों पर से पैर फिसल गया और मेरे पिताजी सीढ़ियों पर से गिर गए। मेरे पिताजी के सर पर काफ़ी ज़्यादा गहरी चोट आई हुई थी। इसी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। फिर लगभग 4 या 5 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद जब वो घर पर आए तो उन्होंने मेरी माताजी को सारी बात बताई। मम्मी भी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और मम्मी ने कहा कि अब तुम्हें छत पर जाकर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी है तुम नीचे ही हमारे ही साथ रहो। मेरे पिताजी आने वाले 2-4 दिन तो बिल्कुल ठीक रहे, क्योंकि वो छत पर नहीं जाते थे। लेकिन काम की वजह से इतना ज़्यादा प्रेशर था और उन्हें डिप्रेशन इतना होता था कि रात में जब तक दारू ना पी ले तब तक नींद नहीं आती थी। मेरे पिताजी ने मन ही मन सोचा कि हो सकता है उस समय वो सब मेरा वहम होगा, मैं आज चले जाता ऊपर। फिर मेरे पिताजी जैसे ही दारू लेकर ऊपर छत का दरवाज़ा खोले तो उन्होंने पाया कि वही बड़ा सा शरीर वाला आदमी सामने खड़े होकर पिताजी को देख रहा था और अपने दोनों हाथों का इशारा करके उन्हें अपनी ओर बुला रहा था। बस ये देखना था कि पिताजी के हाथ से डर के मारे दारू की बोतल वहीं छूट गई और वो बोतल फूट गई। उसके बाद पिताजी तो जैसा तैसा खुद को संभालते हुए नीचे आए, लेकिन पैरों में कांच बहुत बुरी तरह से चुभी हुई थी। फिर पिताजी ने उसी समय ये फैसला किया कि आज के बाद कुछ भी हो जाए वो छत पर नहीं जाएंगे। लेकिन अब ये भी बात जानना था कि वो सब क्या हो रहा है। उसके बाद गांव में एक पुजारी जी को बुलाकर बड़ी सी वहाँ पर पूजा करवाई। पुजारी जी ने ये भी कहा कि गांव में भी एक पूजा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर गांव के लोगों ने मिलकर पूजा का सामान इकट्ठा किया और गांव के बीचों बीच एक अच्छी और बड़ी पूजा दोबारा करवाई। उसके बाद से पिताजी बताते हैं कि मैंने कभी भी उस आदमी को नहीं देखा, लेकिन हाँ, उस दिन के बाद से उन्होंने छत पर डर के मारे जाना एकदम से बंद कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी नारायण जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली भूतिया कहानी हमें ईमेल पर हमारी एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। इन्होंने नाम बताने मना किया है। चलिए इनकी कहानी मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बताता हूँ। मुझे बचपन से ही जिन भूत की कहानियाँ बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैं बहुत छोटी उम्र से ही भूत की पिक्चर देखा करती थी, इसीलिए मुझे ज़्यादा डर नहीं लगता था। ये बात तब की है जब मैं 15 साल की रही होंगी। मेरी नानी का घर भूतिया है, ये हम सब कज़िन्स को बचपन से ही पता था। वहाँ मेरे साथ काफ़ी घटनाएं भी हुई थी, जिनमें से एक मैं बताने जा रही हूँ और ये घटना
बिल्कुल सच्ची है। नानी के घर में समर वेकेशंस में सभी कजिन्स आ जाते थे। रोज़ाना हंसी मजाक होती थी। बहुत अच्छा टाइम सभी लोगों का वहाँ पर बीतता था। एक दिन हम 8-9 कजिन्स ने मिलकर प्लान बनाया कि मूवीज़ में जो आउजा बोर्ड यूज़ करके भूत को बुलाते हैं, वैसे ही हम भी ये सब करके एक बार भूत को बुलाने की कोशिश करेंगे। और हमने चूज़ किया घर का वो रूम जहाँ पर सभी लोग जाने से डरते थे। वहाँ के एक रिलेटिव की उसी रूम में डेथ हुई थी। खैर, मैं और मेरी 2 कजिन्स ने आपस में प्लान बनाया कि हम उस बोर्ड के ऊपर ग्लास को रख के मूव कराएंगे और बाकी कजिन्स को डरा देंगे। इसीलिए हम और ज़्यादा खुश होने लगे। फिर मेरी एक कज़िन बहन ने कहा कि हम ग्लास को मूव कैसे कराएंगे। तभी मुझे एक आइडिया आया और मैंने उन लोगों से कहा कि ग्लास को हम खुद से ही मूव कराएंगे, जिससे सभी लोग डरेंगे, हमें और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। हमने रूम में सबको बिठाया और सारी लाइट्स ऑफ करके एक मोमबत्ती जलाकर रख दी उसी बोर्ड के पास में, ताकि डर का माहौल बने रहे। सब ने ग्लास पर उंगलियां रख ली और हम तीनों ने एक्टिंग शुरू कर दी ग्लास को मूव कराने की। कोई है यहाँ जो हमसे बात करेगा? 1-2 बार पूछा और ग्लास मूव करके यस पर लेकर चले गए। सब डर गए और हम दिल ही दिल में हंस रहे थे। हम सब ने उल्टे सीधे सवाल शुरू कर दिए, जैसे कि इसकी शादी कब होगी, इस वाली एग्ज़ाम्स में मार्क्स कितने आएंगे, और भी कुछ अलग अलग सवाल। वो सभी लोग एकदम सीरियस हो गए और हमने खूब एंजॉय किया। ये हो रहा था कि कैंडल आहिस्ता आहिस्ता बुझ रही थी और कजिन्स एक एक करके रूम छोड़कर जा रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमने भी एंड तक पूरी एक्टिंग की कि सच में कोई आत्मा या भूत वहाँ पर था जो कि बात कर रहा था। अब आखिर में सिर्फ हम 3 ही रह गए और वो कैंडल भी बस थोड़ी सी ही रह गई थी। हम सुन रहे थे कि बाकी कजिन्स रूम के डोर से कान लगाकर सुन रहे हैं कि हम सच बोल रहे थे या एक्टिंग कर रहे थे। इसीलिए हम और भी ज़्यादा अजीब अजीब सवाल बोल रहे थे और हंस रहे थे भूत के जवाब सुन के, ताकि उन लोगों को यकीन रहे। खैर, बाहर से बाकी कजिन्स की आवाज़ आना बंद हुई तो हम भी चुप हो गए। चुप होने के कुछ टाइम में ही कैंडल ख़त्म होकर एकदम से बूझ गई और वो कैंडल के बूझ जाने के बाद एकदम से अजीब सा डर की लहर उसी कमरे में दौड़ गई, जैसे हम तीनों में मानो अजीब सा डर पैदा हो गया था। और हमने जल्दी से सोचा कि इस रूम से निकलते हैं और ग्राउंड फ्लोर पर जो ड्राइंग रूम है उसी में चलते हैं। फिर वहाँ से जल्दी से निकल गए रूम से और नीचे भाग गए। असली कहानी तो अब शुरू होती है। सबसे पहले मैं थोड़ा उस घर के बारे में आप लोगों को बता दूं। ऊपर से सीढ़ियों से नीचे जाओ तो राइट साइड पर नानी का रूम था और लेफ़्ट साइड पे जाओ तो ड्राइंग रूम आता था, जिसकी दीवारें शीशे की है और पर्दे लगे होते थे, तो आप बहुत आसानी से ड्राइंग रूम के अंदर से देख सकते थे और सुन सकते हो। अब वापस आते हैं कहानी पे। हम तीनों नीचे ड्राइंग रूम में आ गए तो हंस रहे थे कि आज खूब पागल बनाया इन सबको। हम बातें कर ही रहे थे कि शीशे की जो दीवार थी उस पे थक थक की आवाज़ें आने लगी और हंसी की आवाज़ें आना शुरू हो गई। हमने सोचा कि ये हमारे कजिन्स ही होंगे। फिर बातें सुनाई दी। हमें कुछ अजीब सा लग रहा था, फिर भी हम भी हंसने लगे और अपनी बातें करने लग गए। पर वो आवाज़ें तेज़ हो गई। बार बार ठक ठक की आवाज़ और हंसी की आवाज़ साथ में आ रही थी। अब बातों की आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से आ रही थी। रात का टाइम था तो याद नहीं, पर बहुत लेट था, यानी कि रात के लगभग 12 बजे के बाद का ही समय होगा। खैर, हम तंग हो गए इनकी आवाज़ों से और सोचा एक साथ निकलकर इनको भगाते हैं। हम जैसे ही तीनों निकले जल्दी से तो भागने की आवाज़ आई और सीढ़ियों पर दौड़ने की आवाज़ आई, जैसे वो सब एक साथ भाग रहे हो। पर मुझे कोई नज़र ही नहीं आया और मैं ये सोच में लग गई कि इतनी जल्दी ये सभी लोग कैसे गायब हो सकते हैं, क्योंकि सीढ़ियों से लेकर ऊपर तक बिल्कुल साफ नज़र आता था
हम तीनों ही स्टेयर्स को ही देख रहे थे। मैंने कज़िन से पूछा कि तुमने कुछ देखा क्या जाते हुए? तो उसने बोला हाँ मैंने देखा है। तो मैं रिलैक्स होकर फ्रिज की तरफ चले गई कुछ खाने के लिए। मैं फ्रिज के पास थी और मेरी दोनों कज़िन्स मेरे करीब आ गए। तो जिसको मैंने पूछा था कि दिखा है कि नहीं, वो बहुत घबराई हुई थी। मैंने पूछा क्या हुआ? तो बोली यार मैंने किसी को नहीं देखा। उसका ये बोलना था कि हम तीनों डर से चिल्लाते हुए ऊपर भागे और सीधा अपने रूम में भाग गए जिधर बाकी सब कज़िन्स थे। हम पागलों की तरह पूछने लग गए कि तुम लोग नीचे आए थे ना और हमारी बातें सुन रहे थे ना? तो वो लोग बोलने लगे कि हम इतनी देर से सभी लोग यहीं पर थे और वहाँ कोई नहीं गया। फिर जब हमने बताया सबको तो वो लोग रोने लगे डर से, और हम तीन, हमारी तो मानो आत्मा ही जैसे निकल गई हो। यकीन नहीं आ रहा था कि हमने जो खेल खेला है वो सच में कितना ज़्यादा डरावना था। हम किसी को बेवकूफ़ बना रहे थे, लेकिन उसके बाद जो हमारे साथ हुआ वो दिल दहला देने वाली बात थी। इसके बाद मेरी कज़िन्स बहुत डर गए थे और सभी लोग चुपचाप रहने लग गए। उसके बाद जब सभी लोग अपने अपने घर पर चले गए, फिर दोबारा उनमें से कोई भी कज़िन्स मेरी नानी के घर पर कभी नहीं आई। और कहीं ना कहीं हमें भी इस बात का पछतावा था कि हमने क्यों उन आत्माओं को बुलाया। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची घटना। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी शोएब की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम शोएब है। ये घटना 28 अगस्त की है। मैं अपने दो दोस्तों के साथ गंगा घाट के किनारे, वहाँ पर एक मिट्टी का टापू था जिस पर लोग बैठकर ड्रिंक किया करते थे। तो मैंने मेरे फ्रेंड से बोला कि चलो भाई लोग आज हम सब भी ड्रिंक करते हैं। तो मैं और मेरे सभी दोस्त उस टापू पर पहुँचे। तो वहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों बैठे बैठे बहुत अजीब सा लगने लगा और घबराहट महसूस होने लगी। और मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई आत्मा या फिर कोई मुझे देख रहा है या मुझे मानो घूरे जा रहा है। शायद वो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर रहा था। मुझे ठीक नहीं लगा, मुझे चक्कर जैसा महसूस होने लगा। और वहाँ पर मैंने अपने दोस्तों से कहा कि यार भाई लोग यहाँ से चलते हैं, मुझे पता नहीं क्यों कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उन्होंने ज़िद किया और कहने लगे कि यार अभी आए हैं तो बैठ ना, ड्रिंक कर कर चलते हैं। मेरा डर मेरे चेहरे पर दिखने लगा था। मैंने कहा तुम लोग बैठो, मैं जा रहा हूँ। जैसे ही मैंने ये बात बोली, उन्होंने मेरा साथ देते हुए कहा चलो हम भी चलते हैं। मैं आगे चलने लगा। मुझे ऐसा महसूस होता था कि कोई मेरे पीछे आ रहा है और साथ ही एक अजीब सी बदबू भी आ रही थी। मैं एकदम से पसीना पसीना हो गया था। मैं जब वहाँ से बाहर निकल रहा था तो लगभग 50 मीटर का रास्ता मुझे 200 मीटर का लग रहा था। वो रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मैं जैसे जैसे मंत्र पढ़ते पढ़ते बाहर निकला और मैं कुछ देर एक बाबा की मज़ार पर जाकर बैठ गया। तो मुझे वहाँ पर कुछ अच्छा महसूस होने लगा। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ घर वापस आ गया और उस डर की वजह से मुझे 4-5 दिन तक फीवर रहा। तो दोस्तों, ये थी शोएब जी की एक छोटी सी ऐप बीती। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी अनय ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अनय है और मैं प्रयागराज से हूँ। आज की कहानी मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। ये बात आज से कुछ महीने पहले की है। मैं अपने गांव जा रहा था। मुझे अपने दादाजी के साथ अपने गांव के घर में जाना था। मैं और दादाजी दोपहर के 2 बजे चले। हमारे गांव कुछ 70 किलोमीटर दूर है, तो हमें टाइम तो लगना ही था क्योंकि वो सड़क अच्छी नहीं थी। 3 घंटे के बाद हम अपने गांव के घर पहुंच गए थे। दादाजी ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से मेरे छोटे दादाजी बाहर दरवाज़ा खोलकर हमें अपने कमरे में ले गए। खाना खाने के बाद मैं अपने दोस्तों से मिलने चला गया। आखिर उन्हें मिले हुए भी काफ़ी समय हो चुका था। हम टोटल 4 दोस्त थे। हम बाहर एक पार्क में बैठे थे कि हमें बात करते करते कब 12 बज गए पता ही नहीं लगा। हम सब अपने घर चले गए और मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद आ ही नहीं रही थी।
तभी मुझे अपने एक दोस्त का कॉल आया कि वो तीनों ही मेरे घर के दरवाजे पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और वो तीनों मुझे गांव की कुछ जगहें दिखाएंगे। मैंने बोला इतनी रात में? जिसके बाद उन्होंने कहा कि हम तुझे इतनी रात में दिखाए या दिन में दिखाए, तुझे तो देखने से मतलब है ना। मैं 2 साल बाद गांव गया था तो मना नहीं कर पाया और मैं बाहर गया। वो तीनों मुझे एक कार में दिखे। मैं उसमें बैठ गया। उन्होंने कहा कि 2 सालों में गांव काफ़ी बदल गया है, चल तुझे भी दिखाते हैं। वो पहले तो नॉर्मल चीज़ें दिखा रहे थे, लेकिन फिर बात किसी भूतिया पार्क पे आई। मैंने बोला वहाँ जाना सेफ नहीं होगा। उन्होंने मुझसे कहा कि अरे यार, हमारे पास शिवजी का तावीज़ है, वो सेफ्टी के लिए हम सब ने पहना है, ये ले तू भी पहन ले। मुझे एक तावीज़ दे दिया। फिर मैं भी मान गया चलने को। हम उस पार्क पर पहुँचे। उस पार्क में घुसते ही मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा, जैसे वहाँ हम 4 के अलावा 5वां भी है। हम थोड़ा घूम के घर वापस आ गए और मैं तो आते ही सो गया। अगली सुबह में नाश्ता करके अपने एक दोस्त के पास गया तो पता चला कि उसे कल रात से बहुत तेज़ बुखार है और वो अजीब सा बर्ताव कर रहा था। दोस्तों, मेरे उस दोस्त का नाम रवि था। मैंने अपने दोनों दोस्तों को भी इस बात की खबर दी और वो भी वहाँ आ गए। रवि की मम्मी बेहद परेशान थी। हमने उन्हें कहा कि आंटी आप परेशान मत होइए, ये ठीक हो जाएगा। फिर मैंने आंटी से पूछा कि क्या मैं रवि से मिल सकता हूँ। आंटी पहले तो नहीं मानी, पर थोड़ा मनाने पर वो भी मान गई। और जैसे ही मैं रवि के पास गया, मुझे समझ आ गया कि ये रवि नहीं है, इस पर किसी का साया आ चुका है, क्योंकि वो कोई बात ही नहीं कर रहा था, सिर्फ हाँ या ना ही कह रहा था, वो भी अजीब सी आवाज़ में। दोस्तों, मैं तंत्र मंत्र थोड़ा जानता हूँ, तो मैंने रवि से पूछा प्यार से कि कौन है तो? उसने कहा कि मैं विजय हूँ। फिर मैंने उससे पूछा कि इसके शरीर में क्यों आया है। उसने कहा इसने कल मेरे घर में मेरी बेइज्जती की थी, इसीलिए मैं इससे नाराज़ हो चुका था। दरअसल कल रवि पार्क में भूतों की काफ़ी बेइज्जती कर रहा था और शायद इसी वजह से उस भूत को उस पर गुस्सा आ गया था। मैंने उस आत्मा से पूछा कि क्या चाहते हो तुम? उसने कहा मैं चाहता हूँ कि ये मुझसे माफ़ी मांगे, और वो भी मेरे घर में। इसी के साथ उसने कहा कि जब ये माफ़ी मांगने आएगा तब इसे कहना कि 10 मुर्गे मेरे लिए लेकर आए और अकेले आए। फिर मैंने कहा कि हाँ ठीक है। उसके बाद क्या तुम इसका शरीर छोड़ दोगे? तब उसने कहा कि हाँ, मैं इसका शरीर छोड़ दूंगा। फिर रवि एकदम से बेहोश हो गया। जब रवि को होश आया तो मैंने उसे सब बताया। उसके बाद रवि ने वैसा ही किया जैसा उस आत्मा ने कहा था। तब से वो बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, ये थी अनय जी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आज की सभी कहानियाँ आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, आप लोगों को इनमें से जो भी कहानियाँ पसंद आई हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।